राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। बुधवार संध्या चंद्रयान-3 के सफलता पर रमेश नगर तिलक मार्केट की ओर से देशभक्ति संगीत के साथ साथ तिरंगा झंडा फहराया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व निगम पार्षद वीना विरमानी, विमल भयाना, तिलक नगर मार्केट के जगदीश वधवा सहित व्यापारी गण भी मौजूद रहे। तिलक मार्केट के उपस्थित व्यापारियों ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी और विक्रम रोवर की सफलता की भी कामना की। 23 अगस्त को जहां चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई, वहीं सेना ने लड़ाकू विमान तेजस से मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने गोवा के तट पर हवा से हवा में मार करने वाली, दिखाई नहीं पड़ने वाले लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाली मिसाइल अस्त्र का परीक्षण किया, जो सफल रहा। गुजरात में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते लोगों को सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई। जहरीली गैस के चलते लोगों की हालत खराब होने लगी। आनन फानन में 28 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्वास भरी नजरों से देख रही है और भारत को अवसरों तथा खुलेपन का संयोजन माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के बीच उसका हर संभव क्षेत्र में विकासात्मक सहयोग करने का संकल्प लिया है। जयशंकर ने श्रीलंका भारत संसदीय मैत्री संघ का हिस्सा रहे सांसदों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और कहा कि भारत हर पहलू से श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की ओर काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मंडी राजमार्ग भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। मार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। प्रदेश में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। 2 जगह बादल फटे हैं, जबकि जगह जगह पर भूस्खलन भी हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वह 29 अगस्त को पूरी तरह से एथेनॉल ईंधन से चलने वाली टोयोटा की इनोवा कार पेश करेंगे। मानसून के चलते प्याज उत्पादक राज्यों में बड़े पैमाने पर उत्पादन घटने का अनुमान पहले ही व्यक्त किया जा रहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भी त्योहारी सीजन में प्याज की कीमतें 70 से 80 रुपए पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। प्याज मंडियों के कारोबारियों ने हड़ताल कर दी है। कारोबारियों की इस ब्लैकमेलिंग से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन इससे कृषि उपज मंडियों में प्याज बेचने आए किसान मुश्किल में हैं। वहीं देश के दूसरे हिस्से में इससे प्याज की कीमतें बढ़ने का डर सताने लगा है। इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस LM की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। इसके अलावा आदित्य L1 और गगनयान मिशन पर इसरो चीफ ने कहा है कि आदित्य मिशन सूर्य के लिए है और यह सितंबर में लॉन्च होने के लिए तैयार हो रहा है। नूह हिंसा में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। निरीक्षक विमल प्रबंधक थाना साइबर क्राइम नूह के नेतृत्व में गठित टीम ने नूह हिंसा के मामले में संलिप्त आरोपी ओसामा उर्फ पहलवान निवासी फिरोजपुर नामक को पुलिस मुठभेड़ के बाद काबू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स दिवस के सम्मेलन सत्र में उपस्थित विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों व प्रतिनिधियों को दक्षिण अफ्रीका में संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स में नए सदस्य देशों को शामिल करने के फैसले का समर्थन किया और अर्जेंटीना, मिस्र, सऊदी अरब, UAE व अन्य नव नामांकित सदस्यों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन अन्य देशों ने ब्रिक्स संगठन में जुड़ने की आशंका व्यक्त की है, भारत उनकी सदस्यता के लिए सहमति बनाने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए धन्यवाद भी किया। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति मेरे मित्र रामाफोसा जी को इस ब्रिक्स समिट के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि 3 दिन की इस बैठक से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का
महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर पर सहमति बनाई है और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहां के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इन देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति और नई ऊर्जा देंगे। भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे संबंध हैं, बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है। ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम अवश्य जुड़ेंगे। जिन अन्य देशों ने भी ब्रिक्स से जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त की है, भारत उनको भी पार्टनर कंट्रीज के रूप में जुड़ने के लिए कॉन्सेंसस बनाने में योगदान देगा। फ्रेंड्स, ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। फ्रेंड्स, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहाँ कल से अनुभव कर रहा हूँ, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की
वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज टीबी मुक्त राजस्थान सम्मेलन में 122 करोड़ की 109 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण व 320 करोड़ के 115 चिकित्सा संस्थानों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनता के लिए 70 एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा दिए जा रहे 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा व अन्य योजनाओं की मुख्यमंत्री गहलोत ने चर्चा की और साथ ही टीबी मुक्ति के साथ साथ कोरोना के लंबे प्रभावों के संबंध में जनता को जागरूक करने पर भी जोर दिया। मुझे खुशी है कि आज टीबी मुक्त राजस्थान का सम्मेलन हो रहा है। एक प्रकार से ये कोई प्रोग्राम जो है टीबी के बारे में, चिकित्सा संस्थाओं में जो शिलान्यास और 108 एम्बुलेंस का शुभारंभ हुआ। आप सब इस बात का एहसास रखते होंगे कि मेडिकल हमारी शिक्षा के साथ में टॉप प्रायोरिटी पर है। किसी भी समाज में, किसी भी देश में या प्रदेश में शिक्षा पे जोर दे दें आप, स्वास्थ्य अच्छा रहे तो बाकी काम मानव संसाधन बन के अपना आप स्वतः ही आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि तो शिक्षा पे, और मुझे कहते गर्व है कि आज शिक्षा के रूप में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सारी संस्थाएं प्रीमियर राजस्थान में आ चुकी है। IIT, IIM, IIIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज खोल रही है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 6 विश्वविद्यालय थे, आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से शिक्षा में हम लोग काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया। स्कूलों में पूरे 70 साल में 250 कॉलेज खोले थे। अभी हमने 303 कॉलेज खोल दिए राजस्थान के अंदर। ये शिक्षा की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने शिक्षा के साथ में जो काम किया है, दूसरा सबसे बड़ा वो है चिकित्सा। मुख्य बात है राइट टू हेल्थ एक्ट बनाना। आप अधिकार दे दो पब्लिक को मांगने का सरकार से, अधिकार के साथ में, वो बहुत बड़ा अधिकार होता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में और मुझे सोनिया गांधी जी के वक्त में 4 कानून बनाए गए थे देश के अंदर। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी और नरेगा महानरेगा, जिसने जीवन दान दिया कोविड के अंदर भी लाखों मजदूरों को। वो अधिकार दिए थे, पार्लियामेंट ने कानून बना के दिए थे। उसी प्रकार से ये जो कानून बनाया हमने राइट टू हेल्थ का, ये अधिकार दिया गया आपको। प्रदेशवासी अधिकार के साथ में बात कर सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार की बन गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा मर्म है जो समझ नहीं आ सकता है। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे चिकित्सा संस्थानों को बढ़ाएं। मेडिकल कॉलेज हो या सुपर स्पेशलिटी हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो CHC की बात करें, PHC की बात करें, सब सेंटर की बात करें या एक्सपर्टाइज की बात करें, तमाम जो ऐसी संस्थाएं जो देश में कहीं नहीं है, कई जगह कुछ राज्यों में होगी, वो संस्थाएं बन रही है। और तो कोविड के बाद में रिसर्च होने का काम भी हो रहा है, क्योंकि कोविड के बाद में लोगों को तकलीफ हो रही है। कल मैं पढ़ा था WHO की रिपोर्ट, वो बड़ी चिंतित है। पूरी दुनिया के अंदर 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग कोविड से प्रभावित है। अभी तक किसी का हार्ट का, किसी के किडनी का, किसी का लीवर का, किसी का फटीग हो रहा है, किसी आंख खराब हो रही है। तो ये कोविड के बाद में जो प्रॉब्लम आ रही है, अभी तक आते जा रही लोग। कहने का मतलब ये है कि हमें उसका भी सावधान करना पड़ेगा पब्लिक को, जिस प्रकार टीबी के लेकर। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिकल हेल्थ के अंदर हम चाहते हैं कि राजस्थान देश में सिरमौर बने। 25 लाख का बीमा देने वाला हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य राजस्थान है, जहाँ 25 लाख का बीमा आपका इंश्योरेंस का है। तकलीफ नहीं भी आती है तो गरीबों को एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका, कोई तकलीफ आ जाएगी तो तकलीफ नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि सरकार फ्री इलाज कर रही है। ये विश्वास दिलाना आम जनता को बहुत बड़ी बात है। आज पूरे प्रदेशवासियों को, गरीब अमीर सबको साथ दिया गया है। जिसका आवश्यकता है 1 करोड़ 80 लाख जो है परिवार को जोड़ा अभी महंगाई राहत शिविरों के अंदर, सबको गारंटी दी गई है इस योजना के अंदर। अभी हमने फैसला किया कि 850 रुपये लेते थे पहले पैसे वालों से, वो भी हमने कह दिया कि 8 लाख की इनकम कम होगी, EWS है, SC ST OBC कोई है, उनको फ्री किया जाएगा इलाज, फ्री जोड़ा जाएगा इस योजना से। तो लंबी कहानी हो, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी जो 104 108 एम्बुलेंस, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जब से ये योजना लागू हुई है।
तब से मैं समझता हूँ अच्छी सेवाएं रही 108 की भी, 104 की भी रही, उसकी बढ़ोतरी आज की है। और जिस प्रकार चिकित्सा भवनों का लोकार्पण हो रहा है, नए अस्पताल बन रहे हैं, नई PHC CHC बन रही है, इसको बढ़ाते जाएंगे। हम लोग चाहेंगे धीरे धीरे हर गांव के अंदर सब सेंटर बने। इस प्रकार के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे मेडिकल हेल्थ के। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली में आयोजित सम्मेलन 2047 इंडिया ऑफ माई ड्रीम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सम्मेलन में अपने विचार रखने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं विकास के क्रम में भारत को अधिक मजबूत करने का विद्यार्थियों से आह्वान किया। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी को बधाई दी और कहा कि चंद्रयान की उड़ान देखकर सभी को गर्व हुआ है। हम सभी को यह संकल्प करना होगा कि हम सभी जीवन में कितने ही सफल क्यों ना हो, हमें देश को नहीं भूलना है। यहाँ पर आए दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से टीचर्स, प्रिंसिपल्स और सबसे हमारे जो इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, हमारे बच्चे, सबको मेरा नमस्कार, सबको वेलकम यहाँ पे और सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद इतने शानदार अचीवमेंट के लिए। एक तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने आज यहाँ पे ट्रॉफी ली और जिन्होंने नहीं भी ली, जिन्होंने अपनी बात रखी और जिनको मौका नहीं मिल पाया अपनी बात रखने का, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जो स्टूडेंट्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी बातें रखी, उससे ये तो सामने आया कि यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा, और मुझे लगता है कि हमारे हजारों स्कूलों से, 1000 से ज्यादा स्कूलों से जिन बच्चों ने 3 लाख एंट्रीज दी हैं, हमारे स्कूलों का एक एक बच्चा 2047 का, 2047 के भारत का सपना देख रहा है। और मुझे लगता है कि अगर इस उम्र से ही हम ये सपना देखना शुरू कर दें, तो जब तक 2047 आएगा, यही बच्चे मिलकर उस भारत को जरूर खड़ा करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। आज हम लोग यहाँ पे 2047 के भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद आज की तारीख वैसे भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि कल शाम को ही हम सब ने अपने फोन्स पर, यूट्यूब पर, टीवी पे चंद्रयान 3 की लैंडिंग मून पर देखी थी, और देश में बैठे हुए हर इंसान को उस पर गर्व हुआ था कि आज मेरा देश चांद पर पहुंच गया है और चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश हो गया है। लेकिन मैं बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि भारत 1947 से आज 2023 में बहुत आगे पहुंचा है, लेकिन अभी भी बहुत चीजें हैं जो हमारे देश को अचीव करने की जरूरत है। आप सबने बात करी कि सबको अच्छी शिक्षा की जरूरत है। आप में से यहाँ पे बैठी हुई किसी बच्ची ने कहा कि सबका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, सबने कहा कि भेदभाव खत्म होना चाहिए। हमको सबको एक नजर से देखना है और हमें इस बात को याद रखना है कि अभी भी 1947 से 2023 तक भारत ने बहुत दूरी तय करी है, लेकिन 2023 से 2047 में भी अभी हमें बहुत रास्ते तक जाना है। आज भी हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती। आज भी हमारे देश के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पे लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। आज भी, जैसा आप बच्चों ने ही बताया, कि बहुत सारे यूथ अनएम्प्लॉयड हैं। आज भी लड़कियों को, महिलाओं को अपने घर से बाहर जाने में डर लगता है, इनसिक्योरिटी का भाव लगता है। तो बताइए, इस सब को कौन बदलेगा? अगर यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं और जो लाखों बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग अपना मन बना लें कि हमें 2047 में अपने सपनों का भारत खड़ा करना है, तो आप सब में इतना टैलेंट है कि हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात का मुझे भरोसा है। आज भी आप देखिए, आप जब दुनिया भर में देखने जाएंगे तो आप सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज देखेंगे तो वो सब इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, सब भारतीय हैं। आज आप दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाएंगे तो जो उनके टॉप इंजीनियर्स हैं वो सारे इंडियंस हैं। आप दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो आप देखेंगे कि वहां के जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं, जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, वो भी इंडियन हैं। आप किसी लेबोरेटरी में जाइए, किसी साइंस इंस्टीट्यूट में जाइए, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाइए तो आप देखेंगे कि टॉप रिसर्च साइंटिस्ट भी जो हैं किसी यूनिवर्सिटी की दुनिया भर में, वो भी इंडियन है। तो अगर हमारे देश में इतना सारा टैलेंट है तो हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश तो जरूर बन सकता है। बस हमें एक चीज की जरूरत है, हम सबको संकल्प करना होगा,
ये संकल्प भी जरूरी है कि चाहे हम कितने भी सक्सेसफुल हो, हमें अपने देश को नहीं भूलना है, हमें अपने देश को आगे लेके जाना है। ये संकल्प मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे बच्चे यहाँ से लेके जाएं और आप सबका जो टैलेंट है ये हमारे देश को आगे लेके जाने में कंट्रीब्यूट करे। ये मेरा सपना है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में तथाकथित शराब व कोयला घोटाले की जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस शासित राज्य सरकार का पक्ष रखा। वार्ता के दौरान उन्होंने विभिन्न आरोपों का जवाब दिया और दावा किया कि सभी कागजात केंद्रीय एजेंसियों को शराब मामले में सौंप दिए गए थे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कोयला व धान घोटाले के आरोपों पर भी मीडिया से चर्चा की। क्या कहा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर, आप खुद सुने। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से और आईटी ने रेड डाला, जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया। और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहाँ उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे, चुनाव नज़दीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था। उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले हुए। इसमें ये भी कहा गया कि होलोग्राम, नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है, ये नकली होलोग्राम का यदि प्रयोग हुआ तो जो डिस्टिलर है वही तो करेगा, उसी फैक्ट्री में तो होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बचत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके घर में ज्वेलरी भी पाए, नगद रुपये भी पाए, किसी को जब्त नहीं किया गया। और कहा गया कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ और चल अचल संपत्ति 2018 के पहले के भी जब्त करने के बाद भी 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त नहीं की गई। जबकि इस दौरान 2018 के बाद जब हमारी सरकार बनी, उसके पहले जो रेवेन्यू है आबकारी की, वो 3900 करोड़ की थी, अब बढ़ के 6500 करोड़ हो गया। और आरोप ये लगाया ईडी के द्वारा कि राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 3900 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ हुआ। और आज तक के वो 2168 करोड़ में से केवल 200 करोड़ के आसपास, वो भी पैतृक संपत्ति और 2018 से पहले अर्जित की गई आय, उसको जोड़कर भी 200 करोड़ नहीं पहुंचा। दूसरी बात, कोल स्कीम का आरोप लगाया 500 करोड़ का। एफआईआर दर्ज हुआ कर्नाटक में, फिर दर्ज हो गया भोपाल में, अभी नोएडा में भी हुआ। और उसके बाद 4 बार वो सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं और सब मिला के अचल अचल संपत्ति सब मिला के अभी तक 150 करोड़ पहुंचा है। आरोप 500 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 150 करोड़, वो बता नहीं पा रहे हैं। तीसरी बात उसमें महत्वपूर्ण, अभी लगातार जो कोशिश की जा रही है कि धान में भी, पैडी में भी स्कैम हुआ। सारे राइस मिल में छापा डाले गए आईटी के द्वारा। अब ईडी सीरीज घुसेगी। तकलीफ उनको ये है कि किसानों के 107 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो मिलिंग कैसे हो गया। अभी तक होता यह था कि धान बाहर में पड़े रहते थे, जैसे मध्य प्रदेश की खबरें आती है कि गेहूं बाहर में पड़ा हुआ है और सड़ गया। छत्तीसगढ़ में खबरें आती थी कि धान खुले में पड़ा हुआ है, भीग गया, सूख गया और सड़ गया। वो सारे नुकसान हमने बचाए, उनको हो गई परेशानी, अब उसमें घुसे हुए। अभी डीएमएफ में भी मजेदार बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा बिना कोई ECIR के वो माइनिंग डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि कितना काम हुआ वो हमको बताएं। उसी प्रकार से एक सवाल रजिस्ट्रार को भी किया जाता है कि कितने जमीन की रजिस्ट्री इन 3-4 सालों में, जब से हमारी सरकार बनी है 18-19 के बाद, कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। आज पूरे भय का माहौल है। केंद्र सरकार खुद इस प्रकार से काम करवा रही है। दूसरी बात इसमें कहना चाहता हूं, यदि सत्ताधारी दल इस प्रकार से कोई कार्रवाई करे तो फिर कोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे बेजा जो हस्तक्षेप किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसमें रोक लगाए। दिल्ली की महापौर शैली ओबराय ने दिल्ली में शुरू सफाई अभियान साफ होगी दिल्ली
व अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने दावा किया कि जहां एक ओर सभी पार्षद सड़कों पर स्वयं उतर सफाई व्यवस्था का रखरखाव कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 311 ऐप की भी जानकारी दी। महापौर के अनुसार 311 ऐप के अंतर्गत आने वाले किसी भी शिकायत को 24 घंटे के अंदर सुलझाने का प्रयास किया जाएगा और इस संबंध में एजेंसियों को लगातार निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। महापौर ने दिल्ली की जनता से इस सफाई अभियान में दिल्ली नगर निगम का साथ देने की भी कार्यक्रम के दौरान अपील की। हम सबको मालूम है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और उन्हीं के निर्देश अनुसार पूरी दिल्ली में एक मेगा सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है अब दिल्ली होगी साफ। और उसी सफाई अभियान के अंतर्गत तमाम जितनी भी हमारे एमसीडी के अधिकारी हैं, हमारे एमसीडी के कर्मचारी हैं, हमारे तमाम दिल्ली के जितने भी पार्षद हैं, विधायक हैं, सभी ऑन ग्राउंड पर उतरकर डेली बेसिस पे हर एक वार्ड में अपने आप इकट्ठा होकर सभी तमाम दिल्ली की जनता को साथ में लेकर, लोकल पब्लिक को साथ में लेकर गली गली जाकर दिल्ली की सफाई में लगे हुए हैं। पिछली बार भी हमने दिल्ली की जनता को बताया था कि नगर निगम की एक ऐप है 311, जो ऐप है उसके अंदर अगर किसी भी तरह की कंप्लेंट है, दिल्ली की जनता अगर करना चाहती है, जैसे मलबा डंप करने की अगर कोई कंप्लेंट है, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, कहीं कूड़ा जमा है तो वहां से वो कूड़ा उठाना है, जगह जगह पॉट होल्स हैं, जैसे कहीं गड्ढा है, और अगर किसी स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, हॉर्टिकल्चर पार्क की लेके कोई दिक्कत है, स्ट्रे एनिमल्स को, कम्युनिटी एनिमल्स को लेके कोई दिक्कत है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट है तो दिल्ली की जनता इस ऐप के माध्यम से फोटो अपलोड करके लोकेशन के साथ उस ऐप में अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। और ये जो ऐप है तमाम जितने हमारे 12 जोनों के डिप्टी कमिश्नर हैं, एमसीडी द्वारा सभी डीसीज को, 12 के 12 जोन के डीसीज को निर्देश दे दिए गए हैं कि डेली बेसिस पे इस ऐप में जितनी भी कंप्लेंट्स रजिस्टर होंगी उन सभी कंप्लेंट्स को जो है वो मॉनिटर करेंगे। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इन सभी कंप्लेंट्स को रिसॉल्व किया जाए जल्द से जल्द, और कोशिश की जाएगी कि 24 घंटे के अंदर ही अगर कोई कंप्लेंट इस ऐप के माध्यम से कोई भी पब्लिक के द्वारा की जाती है उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और डीसीज को बोल दिया है डेली बेसिस पे मॉनिटर करें। और साथ ही भी कुछ दिन पहले एमसीडी द्वारा डीसीज को ये भी निर्देश दे दिए गए थे कि पूरी दिल्ली में और 12 जोनों में हर वार्ड को निगरानी की जाए और देखा जाए, निरीक्षण किया जाए, जहां जहां वार्ड के अंदर, जोन के अंदर जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हीं गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स की फोटो अपलोड करके लोकेशन के साथ इसी ऐप में डाल दी जाए। और इन वनरेबल पॉइंट्स को भी विदिन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर हमें उन वनरेबल पॉइंट्स को खत्म करना है और इसको भी डीसी अपने आप पर्सनली मॉनिटर करेंगे। और उन्हीं वनरेबल पॉइंट्स को खत्म करने के बाद वहां पर हॉर्टिकल्चर द्वारा वहां पे ब्यूटिफिकेशन किया जाए। तो जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स हैं जो इस ऐप में आएंगी, जो पब्लिक द्वारा रजिस्टर की जाएंगी, तमाम एजेंसियां इनको जो है मॉनिटर करेंगी, जैसे CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और एमसीडी के सीनियर ऑफिसर। ये तीनों एजेंसीज मिलकर इस ऐप में जितनी भी कंप्लेंट्स आएंगी उनको मॉनिटर करेंगे और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सॉल्व किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर बनाने का, तो उस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर एमसीडी के तमाम कर्मचारी, अधिकारी, पार्षद, विधायक सभी ऑन ग्राउंड अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता से मैं अपील करती हूँ कि वो इस सफाई अभियान में अब दिल्ली होगी साफ, इसमें हमारा साथ दें और कोशिश करें जहां पर भी उनको कूड़ा दिखे या कोई भी एमसीडी द्वारा जो कंप्लेंट रिसॉल्व की जाती है, हर एक कंप्लेंट को कोशिश करें कि हमारी ऐप 311 इसके माध्यम से उस कंप्लेंट को रजिस्टर करें, दिल्ली को साफ सुथरा बना सके और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना सके जैसे बाहर के देशों में। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।